चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से चारों ओर टिका हुआ है। पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है। वायुमंडल है हमारा एक गैसों का आवरण है। इसमें गैसों के साथ साथ और भी हमारे संघटक पाए जाते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प पाई जाती है और धूल कण पाए जाते हैं। ये हमारे वायुमंडल में प्रमुख रूप से ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल का निर्माण अगर हम बात करें कब हुआ था, तो हमारे वायुमंडल का निर्माण लगभग प्री कैम्ब्रियन युग, जिसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग, आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले 60 करोड़ साल पहले प्री कैम्ब्रियन युग में हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ था। तो एक ये बात यहाँ से प्रमुख है कि हमारे वायुमंडल का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में 60 करोड़ साल पहले हुआ था। अब आगे देखते हैं। जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो गैसें पाई जाती हैं उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो प्रमुख गैस है हमारी वो है नाइट्रोजन। जो प्रमुख गैस है हमारी वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पाई जाती है 78.03%। इसके बाद में जो प्रमुख गैस है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा जो पाई जाती है हमारे वायुमंडल में 20.99%, या लगभग में से हम 21% कह सकते हैं। इसी प्रकार इसे हम लोग 78% भी लगभग में कह सकते हैं नाइट्रोजन को। अब दूसरी गैस देखते हैं हम लोग प्रमुख, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में जो प्रमुख गैस है वो है आर्गन। इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में जो हाइड्रोजन गैस है वो 0.01% की मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा और भी गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। हीलियम की अगर हम बात करें तो इसकी मात्रा है 0.0005%। ये हमारी हीलियम हो गई। अन्य गैसें भी हमारी पाई जाती हैं जिनकी मात्रा बहुत कम है, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे ओजोन है, नियॉन है, जेनॉन है, रेडान है। ये अन्य गैसें भी हैं, थोड़ा ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो प्रमुख रूप से जो वायुमंडल है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है प्रमुख रूप से। तो 78% और 21%, अगर हम इनको जोड़ लें तो ये 99%। जो 99% हमारा वायुमंडल का भाग है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। ये जो रेडान गैस है, जब हमारी पृथ्वी पर किसी भी जगह पर भूकंप आने से पहले
पहले रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इससे हमारे वैज्ञानिकों को अंदाज़ा लग जाता है कि उस जगह पर भूकंप आने वाला है। तो रेडान गैस की मात्रा में भूकंप आने से पहले पृथ्वी पर जिस जगह पर आने वाला है उस जगह पर रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये हमारी वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारे पृथ्वी पर तापमान जो है दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, वैश्विक उष्णता। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में ये कानून लाया गया था, यानी कि तो इसके जरिए पूरे जो भी सदस्य राष्ट्र हैं इसके, तो उन्होंने इसकी मात्रा में 1997 से CO2 की मात्रा में कम करने, जो उत्सर्जन की मात्रा होती है अपने अपने यहाँ, उसको कम करने पर सहमति बनी क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ये हमारी कुछ वायुमंडल की प्रमुख गैसें थीं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर ये पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। इसी प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? 21%। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 0.03%। इस तरीके से यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। अब हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल पैटरसन महोदय ने वायुमंडल को 5 भागों में बांटने का काम किया। इन्होंने वायुमंडल को 5 भागों में बांटा। वो 5 भाग कौन कौन से हैं जरा हम देख लेते हैं। वो पैटरसन महोदय ने वायुमंडल को 5 भागों में बांटा। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग हमारा वायुमंडल का है क्षोभ मंडल, जिसे संवहन मंडल, अधोमंडल, आदि नामों से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से वायुमंडल का जो दूसरा मंडल है, जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसी तरीके से वायुमंडल का जो तीसरा मंडल है वो है मध्य मंडल, इसे मेसोस्फियर कहते हैं। इस तरीके से वायुमंडल का जो चौथा मंडल है उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। इसे आयोनोस्फीयर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इस तरीके से जो 5वां मंडल है उसे हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। इसे एक्सोस्फीयर के नाम से इंग्लिश में हम जानते हैं। तो ये वायुमंडल के जो प्रमुख 5 भाग हैं, इन्हें पैटरसन महोदय ने इन्हें 5 भागों में बांटने का काम किया। अब हम एक एक मंडल की विशेषता जानेंगे। तो क्या है, ये जो हमारा वायुमंडल है वो 5 भागों में बांटा गया। अगर हम पृथ्वी की सतह से इसको फिगर के रूप में देखें तो पृथ्वी की सतह से ध्रुवों से और विषुवत रेखा से, ध्रुवों से अगर हम इसकी ऊंचाई देखें, ध्रुवों से और विषुवत रेखा से, तो जो वायुमंडल का पहला मंडल है जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, तो ध्रुवों से
और विषुवत रेखा से, ध्रुवों से उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक है लगभग, और इसी तरीके से विषुवत रेखा से उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हमारा वायुमंडल की जो पहली मंडल है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। सतह से इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में स्थित है। अब इस क्षोभ मंडल की क्या क्या खासियतें हैं वो हम देखते हैं। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो घटित होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में। यहाँ आंधी, तूफान, वर्षा, ओले गिरना आदि जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब हमारा क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। इसे हम सामान्य तापहास दर कहते हैं। इसे हम सामान्य तापहास दर कहते हैं। 165 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कम होता है ऊपर जाने पर उसे हम सामान्य तापहास दर भी कहते हैं। अब क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता, यहाँ पर जो सतह से हमारा जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर के आसपास है, माउंट एवरेस्ट। क्षोभ मंडल में जो मिनिमम तापमान है वो हमारा क्षोभ सीमा की जो हमारा क्षोभ मंडल है सबसे लास्ट जो बाउंड्री है जिसे हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। ये हमारी 1.5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है जहाँ पर तापमान लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। क्षोभ सीमा के पास तापमान हमारा -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। क्षोभ सीमा के पास में बिल्कुल नीचे ही जेट पवनें चलती हैं। जेट पवनें, जो जेट पवनें होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल के क्षोभ सीमा के पास में बिल्कुल नीचे चलती हैं जेट पवनें। अब इसके बाद में जब हम क्षोभ मंडल को क्रॉस करते हैं तो इसके बाद में आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो है 8 से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा समताप मंडल स्थित है। समताप मंडल, इंग्लिश में से स्ट्रेटो स्फीयर के नाम से जानते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल जैसा नाम से ही प्रतीत होता है तो इसका नाम है समताप मंडल, यानी यहाँ पर तापमान में समानता पाई जाती है। यहाँ पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के बाद में जब हम इसमें पहुँचते हैं तो तापमान में फिर से तापमान इसका बढ़ने लगता है और इस समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो लगभग 20 से 35 किलोमीटर के आसपास है, यानी 20 से 35 किलोमीटर के ऊंचाई के क्षेत्र में हमारी समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मान लिया ये सूर्य है तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन परत से टकराती हैं और ओजोन परत से क्रिया करते हैं और
इन पराबैंगनी किरणों की शक्ति समाप्त हो जाती है, हानिकारक तत्व इसके खत्म हो जाते हैं। तो जो हमारी ओजोन गैस है, ओजोन गैस से जब पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट टकराती हैं तो ये हमारी ओजोन को ऑक्सीजन और ओजोन के परमाणु में तोड़ देती हैं, ऑक्सीजन के अणु और ओजोन के परमाणु में तोड़ देती हैं। अब क्या होता है कि हमारे वायुमंडल से नीचे से जो ऑक्सीजन ऊपर पहुंचती है वो इस नवजात ऑक्सीजन से फिर से क्रिया करके ओजोन का फिर से निर्माण कर देती है। इस प्रकार ये क्रिया प्राकृतिक रूप से चलती रहती है और ओजोन परत की शक्ति, और जो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन परत की शक्ति को कम कर देते हैं। इसलिए ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी के जीवों के लिए एक जीवन रक्षक छतरी की तरह काम करती है। ओजोन परत की मोटाई को नापने की जो इकाई है उसे हम डाबसन इकाई कहते हैं। डाबसन इकाई के द्वारा हमारे ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली जो गैसें होती हैं वो CFC गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैसों के द्वारा हमारी ओजोन परत को हानि पहुंचती है। ये गैसें हमारे प्रशीतक उद्योग एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों से निकलती है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है, जिसके कारण हमारी ओजोन की परत जो है दिन पे दिन पतली होती जा रही है। तो ओजोन परत को भी बचाने के लिए हमारा एक यूएनओ द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा 1987 में लाया गया था। ये हमारी ओजोन परत को, जो ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1987 में। इसके द्वारा ऐसी गैसों का उत्सर्जन करने में कमी करने की सहमति बनी जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। जो CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब क्योंकि ये समताप मंडल है तो यहाँ पर आदि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो यहाँ नहीं घटित होती हैं, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाना सुरक्षित माना जाता है। वायुयान उड़ाना हमारे समताप मंडल में उड़ाना सुरक्षित माना जाता है। ये मंडल जो है हमारा वायुयानों के लिए उड़ान भरने के लिए सुरक्षित है। इसके बाद में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं, 50 से 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, इसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। इस मंडल में क्या है कि इस मंडल में तापमान सबसे कम हो जाता है। इस मंडल यानी मध्य मंडल में तापमान -80 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत। तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो है मध्य मंडल। इसके बाद में जब हम मध्य मंडल से ऊपर चलते हैं तो ये हमारी परत आ जाती है। मध्य मंडल के ऊपर हमारी जो परत है वो है आयन मंडल। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जिसे हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इस आयन मंडल का जो तापमान है वो बढ़ करके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतना अधिक तापमान होने के कारण जो यहाँ पर गैसें हैं वो आयनीकृत अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाती हैं। यहाँ पर गैसें तो आयन की अवस्था में पाई जाती हैं। आयन की अवस्था में होने के कारण अब यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जाती हैं। तो इनका काम क्या है कि सूर्य से आने वाली जो सौर ज्वालाएँ होती हैं वो, उनमें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। जब ये सौर ज्वालाएँ हमारे पृथ्वी के आयन मंडल से जब टकराती हैं तो यहाँ पर इनसे स्पार्किंग हो जाती है और ये सौर ज्वालाएँ समाप्त हो जाती हैं। तो जो आयन मंडल है वो सूर्य से आने वाली सौर ज्वालाओं को पृथ्वी पर आने से रोकता है, क्योंकि पृथ्वी के पास चुंबकीय शक्ति है।
ये हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये हमारा पृथ्वी का साउथ पोल है। तो पृथ्वी का जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। तो जब सूर्य से आने वाली सौर ज्वालाएं पृथ्वी के पास से गुजरती हैं तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होता है, पृथ्वी से ये सौर ज्वालाएं रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन कुछ सौर ज्वालाएं अगर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं तो पृथ्वी का जो आयन मंडल है वो भी, पृथ्वी के आयन मंडल में जो आवश्यक कण है, जो आयन है, वो इन सौर ज्वालाओं से क्रिया कर देते हैं और ये यहाँ पर स्पार्क कर जाते हैं। तो यहाँ पर स्पार्किंग होती रहती है। तो क्या है कि जो हमारी ये जो स्पार्किंग होती है वो हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देती है। ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। आयन मंडल में जो सौर ज्वालाएं हमारे स्पार्किंग करती हैं वो दिखाई देती हैं उत्तरी ध्रुव से। तो उत्तरी ध्रुव से ये स्पार्किंग दिखाई देती है, उसे हम अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से जो हमें स्पार्किंग दिखाई देती है उसे हम अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। इस प्रकार सौर ज्वालाएं हमारे पृथ्वी तक आने से रुक जाती हैं। अब जो पृथ्वी का आयन मंडल है वो विभिन्न परतों में बांटा गया है, जैसे डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। आयन मंडल डी, ई, एफ और जी परत में बांटा गया है। डी परत आयन मंडल की सबसे निचली परत है। अब इनका काम क्या है कि जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से छोड़ी जाती हैं वो रेडियो तरंगें इन्हीं परतों से टकरा करके हमारे पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, जिससे हमारा रेडियो प्रसारण है उसको संचालन में सहायता मिलती है। यानी कि रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी प्रकार के सैटेलाइट को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्राकृतिक रूप से जो आयन मंडल है वो रेडियो तरंगें वहीं से टकरा करके हमारे रेडियो को प्रसारण मिलता है। अब जो हमारी ये डी परत है, इस डी परत से जो हमारी निम्न व लंबी आवृत्ति वाली जो तरंगें हैं वो रेडियो तरंगें, जो निम्न और लंबी आवृत्ति की जो तरंगें हैं वो वापस आती हैं। इसी तरीके से जो मध्य आवृत्ति वाली तरंगें हैं वो ई परत से वापस आ जाती हैं, मध्य आवृत्ति। इस तरीके से जो एफ परत है वहाँ से लघु रेडियो तरंगें वापस आती हैं, और जो जी परत है उससे ये सभी प्रकार की तरंगें वापस आ जाती हैं। निम्न, लंबी, मध्य और लघु, ये सारी तरंगें जो आगे निकल जाती हैं वो जी परत से होकर के वापस आ जाती हैं, रेडियो तरंगें। अब इस जो ये ई परत है, इसी परत में हमें अरोरा दिखाई देता है। अरोरा की जो स्पार्किंग होती है वो ई परत में ही दिखाई देती है, और ई परत को केनली हैवीसाइड परत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से एफ परत को एफ्लीटन परत के नाम से भी जाना जाता है, एफ्लीटन परत, और ई परत को केनली हैवीसाइड परत के नाम से जाना जाता है। अब जब हम 640 किलोमीटर से ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल पाया जाता है। इसके बाद में आगे 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल लगभग फैला रहता है। तो अब क्या है कि जो हमारा वायुमंडल है, जो ये उल्का होता है, उल्का परमाणु, जिसे जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये घर्षण से जलने लगता है। तो जब ये उल्का
परमाणु, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं मीटियोराइट। तो मीटियोराइट होता है जब ये हमारा वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये परवलयाकार पथ में गति करता है। परवलय पैराबोलिक, क्योंकि इसकी जो चाल होती है वो 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है। तो ये जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये परवलयाकार मार्ग में गति करता है। अब क्या होता है कि जब इसमें वायुमंडल से घर्षण होता है तो जब घर्षण के बाद में जब इसमें जलने लगता है, घर्षण के बाद में जब ये जलने लगता है तो जब जलने लगता है तो जलते हुए उल्का परमाणु को उल्का कहा जाता है। उल्का कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। इसे शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहा जाता है। शूटिंग स्टार या टूटता तारा या लियोनिड के नाम से भी जाना जाता है, लियोनिड। और इंग्लिश में इसे मीटियोर्स कहते हैं, मीटियोर्स। तो जब उल्का हमारा जलने लगता है तो घर्षण के दौरान जब जलने लगता है तो इसे हम इस नाम से जानते हैं, उल्का, मीटियोर्स, शूटिंग स्टार, टूटता तारा या लियोनिड के नाम से। अब यही उल्का जब हमारा कभी कभी वायुमंडल में ही ब्लास्ट हो जाता है, वायुमंडल में ही जब ये ब्लास्ट हो जाता है, कभी कभी आवाज़ के साथ फट जाता है, तो इसे बोलाइट के नाम से जाना जाता है। बोलाइट, यानी बोलाइट क्या है, जब ये रास्ते में ब्लास्ट